नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बेगूसराय जिले के मशहूर मूत्र एवं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्माकर सिंह। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है मूत्र एवं किडनी संबंधी समस्या और क्या है उसके समाधान। सर, प्रथम मैं केवी स्टूडियो की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर रोशन और केवी स्टूडियो का काफ़ी धन्यवाद करता हूं जो मुझे आज इस मंच पे बोलने का मौका दिया गया है। सर, डॉक्टर के रूप में आज बेगूसराय में हर कोई आपको जान रहा है, पहचान रहा है। फिर मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम डॉक्टर पद्माकर सिंह है। मैं एक MCH यूरोलॉजिस्ट हूं। मैंने अपना MBBS की डिग्री सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सर्जरी मतलब MS की डिग्री मेरठ से की है और उसके बाद मैंने MCH जो कि सुपर स्पेशलिटी है यूरोलॉजी में, वो मैंने बेंगलोर से किया और वो करने के बाद मैंने 2 साल बेंगलोर में ही अपोलो हॉस्पिटल में काम किया है। और उसके बाद पिछले साल से मतलब 2019 से मैं लगातार बेगूसराय में हूँ और यहाँ पे मरीज़ों की सेवा में लगातार लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ऐसे सुनने में आया है और देखा भी जाता है कि डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी लंबा संघर्ष होता है इसमें, पढ़ाई का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। तो मैं चाहूँगा जो युवा यहाँ से इस फील्ड में आना चाहेंगे, जो युवा यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, उनका होगा कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ, तो एक डॉक्टर के नाते उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष तो हर लाइन में है, कोई ऐसा लाइन नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पढ़ाई का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। जो मैंने अपना पढ़ाई 2003 से स्टार्ट किया और जो कि ऑलमोस्ट 10 से 15 साल की पढ़ाई सुपर स्पेशलिटी में होती है। बट ऐसा नहीं है, करने पे अगर मेहनत किया जाए तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी लोग करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप डॉक्टर बनने के बाद आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको पेशेंट्स को जब ठीक होके जाते हैं या आप इलाज करते हैं तो एक वो मतलब उसको आप पैसे में नहीं तौल सकते हैं उस सेटिस्फैक्शन को। हाँ, आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लाइन का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर को भगवान समझा जाता है। सर, यूरोलॉजी विभाग को चूँकि आप उसमें स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, उसमें महारत हासिल है आपको, मैं इसलिए उस आपसे पूछ रहा हूँ कि समझा जाता है कि यूरोलॉजी विभाग में सिर्फ पत्थर और किडनी संबंधी समस्याओं का समाधान है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ये सही है या इसमें और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर्फ पत्थर के ही डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है। हमारे विभाग के अंदर काफ़ी और बीमारियों का इलाज होता है जिसमें जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे कॉमन जो हमारी परेशानी जो हम कवर करते हैं वो किडनी स्टोन और मतलब पूरे सिस्टम के अंदर जहाँ पे जो हमारे किडनी का कंप्लीट सिस्टम है उसमें जहाँ भी स्टोन हो, जो किडनी में हो, यूरेटर में हो, ब्लैडर में हो, पेशाब की नली में हो, कहीं पे भी हो, वो है। उसके बाद इन सभी जगहों पे होने वाले कैंसर का इलाज भी हमारे विभाग के अंदर आता है। और ऐसा नहीं है कि हर कैंसर के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है या बड़े जगह पे इलाज कराने की ज़रूरत है, वो इलाज भी हमारे यहाँ पे संभव है। उसके बाद कैंसर के बाद अगर आप मेल इनफर्टिलिटी जो मर्दों में बच्चा ना हो पाना की दिक्कत होती है, उसका इलाज, फिर फीमेल के रिलेटेड जो फीमेल्स में यूरिन की प्रॉब्लम होती है, पेशाब का अपने आप गिर जाना या काफ़ी सारी उनकी दिक्कतें होती हैं पेशाब की, वो भी हमारे विभाग के अंदर कवर होता है। और भी जैसे बच्चों में जन्मजात प्रॉब्लम होती है, जो पेशाब के सिस्टम में पेशाब का पाइप सही से नहीं बना होना या जो टेस्टिस होता है वो नीचे नहीं होता है, पेट में होता है, उसको नीचे करना, ऐसी कई तरह की और प्रॉब्लम है जिसको हम डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पत्थर का ही इलाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, ऐसा हम आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी में जो पत्थर संबंधी समस्या है, क्या उसे दवा से गलाया जा सकता है या इसका और भी कोई बेहतर इलाज हो सकता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम किडनी में पत्थर किस जगह पे है और कितना बड़ा है और कितने दिन से मतलब कब से है, इन सभी, और पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है, इस पे निर्भर करता है कि उसका ऑपरेशन ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह के पत्थर को ऑपरेशन ही करना है। ये भी नहीं है कि मतलब कि आप ऑपरेशन नहीं कराएं तो आपको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। ये सबको हमें समझने के लिए एक छोटा सा, आप अगर कैमरा इधर पैन करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल सिस्टम है किडनी का। तो अब अगर आप देखें तो पत्थर जो है वो ये दाहिना और बायां किडनी अगर हम मानते हैं तो किडनी में पत्थर होता है, किडनी के ट्यूब जिसे हम यूरेटर कहते हैं, यूरेटर में पत्थर होता है, पेशाब की थैली में पत्थर होता है।
अब अगर आप देखें इस फोटो में, आप इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि यूरेटर जो है वो काफ़ी पतला पाइप है। अगर इस पतले पाइप के अंदर कोई छोटा पत्थर भी है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर वही छोटा पत्थर किडनी में है तो उसे इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। दूसरा ये बात है कि पत्थर के कारण, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पत्थर के कारण ये नहीं होता है कि पत्थर हमारे को प्रॉब्लम करता है। पत्थर के कारण जो पेशाब का फ्लो है जो वो रुकता है, हाँ, रुकावट जो होता है, उसके कारण जो किडनी में सूजन आता है वो उसके कारण पेशेंट्स को दर्द होता है, जिसको हम अगर दवा देंगे तो वो दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं निकलता। तो कई मरीज़ ये सोचते हैं कि हमारा दर्द तो ठीक हो गया, अब ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, और वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। कई साल के बाद वो उस तरफ के किडनी को मतलब उस किडनी को ख़राब होने के बाद हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका दर्द ख़त्म हो गया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पत्थर भी निकल गया है या पत्थर गल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ इसमें ये भी है कि किस जांच पे हम विश्वास करें कि ये जांच से हमारे को कंफर्म हो रहा है कि पत्थर कितना बड़ा है, उसका क्या इलाज करें, क्या नहीं करें। तो आजकल सब लेटेस्ट जो जांच हमारा है वो है सीटी स्कैन। जो प्लेन सीटी स्कैन होता है वो हमारे को एकदम क्लियरली बता सकता है कि पत्थर कितना बड़ा है, किस जगह है और उसका क्या इलाज करना है। अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छा जांच है, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन वो थोड़ा यूज़र डिपेंडेंट जांच है, वो कौन कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। इसीलिए सीटी स्कैन एक बेटर जांच है। थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें हम अच्छे से कंफर्म हो पाते हैं कि वो पत्थर का क्या इलाज करना है। अगर सर स्टोन संबंधी समस्या हो और पेशेंट का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या उसके लिए बेहतर सुविधा है, किस तरह का लेटेस्ट उपाय है उसका? देखिए, स्टोन जो ऑपरेशन है वो अब पूरी तरह, जैसे पहले हमारे आज से 10 साल या 15 साल पहले स्टोन के ऑपरेशंस एक ही तरीके से होते थे, जिसे हम ओपन सर्जरी कहते थे, चीर के ऑपरेशन किया जाता था। और उस कारण से क्योंकि छोटे पत्थर के लिए भी बड़ा इंसिजन लगा के काफ़ी बड़ा चीरा लगता था, तो वो हर पत्थर का ऑपरेशन कर पाना संभव नहीं था उस समय। बट अब के समय में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम कहीं के भी पत्थर को, किसी भी तरह के पत्थर को बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। और उसका जो भी टेक्नोलॉजी है अभी अवेलेबल वो सारी टेक्नोलॉजी मैंने अपने यहाँ पे उपलब्ध कराई हुई है, चाहे वो लेज़र हो या न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर हो या फिर लेटेस्ट स्कोप्स हैं, वो सारे मेरे पास हैं। जो अभी मान लीजिए अगर आपको किडनी के ट्यूब, जैसे यूरेटर में स्टोन है, तो उसके ऑपरेशन के लिए एक बारीक यूरेट्रोस्कोप होता है, जिसके थ्रू हम पेशाब के नॉर्मल रास्ते से, जिस जगह से हम पेशाब करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसी नॉर्मल पेशाब के मूत्र मार्ग से हम किडनी पेशाब की थैली में जाते हैं और उसके बाद यूरेटर में जाके उस पत्थर के 2-3 छोटे टुकड़े करके उस पत्थर को पूरी तरह बाहर निकालते हैं। अब ये भी एक मिसकंसेप्शन बहुत लोगों में होता है कि दूरबीन या लेज़र के ऑपरेशन में पत्थर पूरी तरह नहीं निकलता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पत्थर को कम्प्लीटली, हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसे 2-3 टुकड़े में करते हैं, बट वो 2-3 टुकड़े को हम बाहर निकाल के पेशेंट्स को दिखा देते हैं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही एक्सरे मशीन, जिसे हम सी-आर्म कहते हैं, उस पर हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि वो पत्थर पूरी तरह निकल गया है। तो इसलिए ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दूरबीन वाले ऑपरेशन में या लेज़र वाले ऑपरेशन में पत्थर रह जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखा है तो जिस स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है यूरेट्रोस्कोप। ये आप देखिए कितनी बारीक स्कोप है। इसे हम पेशाब के रास्ते से जाके यूरेटर में जाके उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े करके लेज़र द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको निकालते हैं, ठीक है। उस उपयोग में आने वाला ये स्कोप है यूरेट्रोस्कोप। इससे भी लेटेस्ट और एक स्कोप है जो फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि आप पेशाब के रास्ते से जाते हुए किडनी के पत्थर को भी बिना कहीं शरीर पे एक चीरा लगाए तोड़ के निकाल सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कहते हैं, RIRS, ठीक है। ये अभी मैंने रिसेंटली इसका शुरुआत किया है, 2-3 महीने से ही शुरुआत किया है, जिसे हम लेज़र के ही पद्धति से कर सकते हैं और किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कोप होता है वो फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये है वो स्कोप, देखिए आप कितना बारीक स्कोप है। और ये एक फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप होता है जिसकी टिप को आप किधर भी चाहें घुमा सकते हैं और किडनी के अंदर कहीं के भी पत्थर को
बहुत आसानी से उसे देखकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी पद्धति जो दूरबीन के ऑपरेशन, किडनी के पत्थर के ऑपरेशन की है, वो है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी का मतलब ये है कि हम पेशेंट के पीछे, मतलब कि चमड़े पे एक बहुत ही छोटा सा चीरा लगाते हैं जिसमें टाँका लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और उससे हम एक बहुत ही बारीक दूरबीन को सीधा किडनी के अंदर पत्थर के पास डालकर उसके 2-3 टुकड़े करके उससे बाहर निकाल देते हैं। हाँ, इस पद्धति में एक छोटा सा चीरा ज़रूर लगता है, लेकिन वो चीरा पुराने बड़े ऑपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। हाँ, और पेशेंट आमतौर पे 2 से 3 दिन के अंदर छुट्टी करा के घर को चले जाते हैं। ठीक है, ये पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा ये बात है कि अगर पत्थर एक बार किसी को बन रहा है तो हमें ये मान कर चलना है कि वो पत्थर दोबारा होने का उसको रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है आज के लिए लोगों को ये जानना कि पेशेंट्स जिसको पत्थर एक बार बना है वो उनको दोबारा बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर जैसे लिटरेचर में देखा गया है और स्टडीज़ की गई हैं, उसमें पाया गया है कि जिन पेशेंट्स को पत्थर अभी है और उनको 5 साल के बाद फिर उनका टेस्ट कराया गया, तो जैसे 10 लोगों को अगर अभी पत्थर है तो उनमें से 5 लोगों को 5 साल के बाद दोबारा पत्थर फिर से बन जाता है। तो 50% to 60% रिकरेंस रेट बहुत कॉमन है। तो मेरे पास जो सबसे, तुम पूछ लो इसमें कि इसके लिए बचने के लिए क्या किया जाए, तुम पूछो। सर अभी आपने जो कहा कि जिसका ऑपरेशन होता है पत्थर का, फिर उसका चांसेस मतलब 60% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका चांसेस ज़्यादा होते हैं उनमें फिर से पत्थर बनने का, तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं सर? हाँ, ये बहुत सही बात है कि अब हम इससे बचे कैसे, ये चीज़ है जो सबसे आम क्वेश्चन लोगों का होता है कि हमारे को पत्थर है, अब दोबारा ना हो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, इसके लिए कुछ डाइटरी एडवाइस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जिनको स्टोन है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को पत्थर नहीं बनता है, कुछ लोगों को ही पत्थर बनता है। जिनको पत्थर बना है उनको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला, पानी ज़्यादा पीना। आपको ये ध्यान रखना है, अब कितना पानी पिएं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी पेशाब कर रहे हैं तो आपका पेशाब सफ़ेद बिल्कुल पानी की तरह है। अब इसके लिए आपको, जो धूप में काम करते हैं उनको हो सकता है 7-8 लीटर पानी पीना पड़े, जो अपने घर के अंदर रहते हैं हमेशा वो 2-3 लीटर में ही ये काम कर सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना पानी पीना ही है, बट इतना पानी पिएं कि आपका पेशाब हमेशा साफ़ और बिल्कुल पानी की तरह क्लियर आए। इसके लिए आपको जितना पानी पीना पड़े। ठीक है, ये सबसे पहला है। दूसरा चीज़, किडनी के हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सॉल्ट इंटेक कम करना। नमक अगर आप कम खाएंगे तो आपको पत्थर के बनने के चांसेस भी कम होते हैं। तीसरी चीज़, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मर होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट और यूरिक एसिड रिच चीज़ें जैसे चॉकलेट, जो काली चीज़ें हैं जैसे चॉकलेट हो गया या कोल्ड ड्रिंक जो काली वाली हैं, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है या कम करना है। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि कैल्शियम, लोगों को ये लगता है कि पत्थर कैल्शियम के कारण बनता है। आम सबसे कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम होता है पत्थर में, तो कैल्शियम वाली चीज़ें ना खाओ, तो दूध ना पियो, दूध पीने से पत्थर बन जाएगा, या कैल्शियम वाली जितनी चीज़ें हैं वो नहीं लो, ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर आप कैल्शियम कम लेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ज़्यादा बनेंगे, ये स्टडीज़ में देखा गया है। इसलिए कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए डाइट में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो कि कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स, जिनको स्टोन बनता है उनको ऊपर से कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन कैल्शियम रिच फूड लेना है, ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर बाकी जो कॉमन इसमें देखा गया है कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सब दवाइयाँ, ये सब भी आप ले सकते हैं, इनका नुकसान फ़ायदा समझते हुए लेना चाहिए। और पानी ज़्यादा पीना सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक ये है सिट्रिक एसिड फूड्स, वो ज़्यादा लेना है, जैसे कि आपको नींबू का जूस हो गया या संतरे का जूस हो गया, ये सब आप थोड़ा ज़्यादा लें तो आपको स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आपने कहा लेजर और लेप्रोस्कोपिक के द्वारा जो इलाज ऑपरेशन का, तो मैं ये जानना चाहूँगा इससे किन किन बीमारियों का इलाज संभव है, और ये भी कि जो पुरानी तकनीक थी ऑपरेशन का और नई तकनीक जो आपके यहाँ लेवल है, ये जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके लिए कितना आसान होता है, सुलभता कितनी होती है, कॉस्ट के माध्यम में आप समझ ही रहे होंगे सर, चूँकि इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो।
हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिकल, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है। इसको देखते हुए हमने अपना जो भी लेज़र का ऑपरेशन या जो भी है उसका कॉस्ट काफ़ी कम रखा है, काफ़ी इकोनॉमिकल रखा है। लेकिन फिर भी पुराने ओपन सर्जरी के कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा होता है ऑपरेशन के समय, बट क्योंकि मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और वो अपने काम में जल्दी से जल्दी चले जाते हैं और उनका मॉर्बिडिटी मतलब उनको चीरा नहीं लगता है, तो दवाई उनका खाने का समय कम होता है, तो ओवरऑल कॉस्ट कम आता है कंपेयर किया जाए अगर इससे देखा जाए तो। अब आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ कि दूरबीन द्वारा क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या चीज़, हाँ, लेज़र द्वारा, दूरबीन द्वारा क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेज़र जो है वो उससे हम क्या करते हैं। लेज़र एक पद्धति है, एक एनर्जी सोर्स है जिसके थ्रू हम पत्थर को तोड़ सकते हैं। और प्रोस्टेट का ऑपरेशन, जो प्रोस्टेट के होलअप कहा जाता है, प्रोस्टेट निकालने का ऑपरेशन किया जाता है, या कहीं भी मांस बढ़ा हुआ है उसको जला के लेज़र द्वारा काट के निकाल सकते हैं। तो लेज़र का ये फ़ायदा है। दूसरा, लेज़र जो है वो किसी भी जगह जा सकता है, जैसे शरीर में आप कहीं पे भी ले जाके उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। चाहे आप पेशाब के रास्ते से किडनी में जाना हो तो भी जा सकते हैं, आप प्रोस्टेट का करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये है तो, और उसमें बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन में लेज़र के द्वारा काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारे को ये इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दूरबीन द्वारा हर तरह का ऑपरेशन, अब जो हम पहले ओपन सर्जरी करते थे पेट के अंदर, वो सारा अब हम दूरबीन से कर सकते हैं। चाहे वो पित्त की थैली का हो, पित्त की नली का हो जो CBD स्टोन कहते हैं, हर्निया का ऑपरेशन हो, आपको बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, या फिर आपको किडनी निकालने का ऑपरेशन हो, जो किडनी कैंसर हो जाता है या किडनी काम नहीं कर रहा हो उसके कारण जो हमको किडनी निकालना पड़ता है उसका ऑपरेशन हो, या यूरेटर के बहुत बड़े पत्थर का ऑपरेशन हो, ये सब हम दूरबीन द्वारा कर सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी पद्धति से कर सकते हैं, जिसमें हम पेट में 2-3 बहुत छोटे छोटे छेद करते हैं, जिसमें और उसके थ्रू हम एंडोस्कोप कैमरा डालते हैं और मतलब स्क्रीन पे देखते हुए हम उस ऑपरेशन को करते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है पेशेंट को कि उसके चीरा काफ़ी कम लगता है, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर चला जाता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसके लिए जो बेस्ट सबसे आधुनिक कैमरा मशीन है वो सारा मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध कराया हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। मैं चाहूँगा कुछ कॉमन समस्याएं जो आमतौर पर देखी जाती है, जनरली जो भी लोग यहाँ दर्शक देख रहे हैं उनसे आपको आपके ये विचार सुनकर जरूर फ़ायदा होगा कि बार बार पेशाब का आना, तो इस समस्या का कारण क्या है और उसके समाधान क्या है? देखिए, बार बार पेशाब का आना मर्दों में तो एक एज के बाद सबसे कॉमन कारण प्रोस्टेट होता है, जिसे हम बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। तो इसमें पेशाब के रास्ते में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, जिसका साइज़ उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, और वो बढ़ने के बाद पेशाब के ट्यूब को चारों तरफ से जकड़ लेता है, और जकड़ के उस पर दबाव के कारण पेशाब का जो धार होता है वो पतला होता चला जाता है और पेशाब बार बार आने लगता है पेशेंट को। इसके सबसे कॉमन लक्षण जो हैं वो ये हैं कि रात में बार बार पेशाब का होना, पेशाब का धार बहुत कमज़ोर हो जाना, अर्जेंसी होना कि हमें तुरंत पेशाब में जाना है, नहीं तो कपड़े में पेशाब निकल जाएगा, ये सारे लक्षण हैं। अगर ये सब लक्षण है तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर प्रोस्टेट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे 90% पेशेंट दवाइयों पे ही रहते हैं, सिर्फ 10% पेशेंट को ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी नहीं है कि हर बड़े प्रोस्टेट जिसके 50 ग्राम 60 ग्राम जैसे लोग अल्ट्रासाउंड देखते हैं और ये कहते हैं कि हमारे को ऑपरेशन करवाना है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, सारे जांच के बाद ही ऑपरेशन के लिए किया जाता है। सिर्फ ये कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है और इसके लिए ऑपरेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब कुछ देखते हुए, सारे जांच को देखते हुए उसके बाद ही हम ऑपरेशन का डिसीजन लेते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमारे 90% मरीज़ जो हैं वो दवाइयों पे ही रहते हैं, सिर्फ 10% को ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और आम समस्या देखी जाती है कि मूत्र विसर्जन के दौरान जो है जलन की समस्या भी देखी जाती है, तो इसके क्या कारण है और इसका समाधान क्या है? देखिए, बर्निंग मिक्चुरेशन या जो जलन कहते हैं पेशाब में, वो आमतौर पे सबसे कॉमन कॉज है यंग पेशेंट्स में, वो UTI है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं आम भाषा में, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, वो है। तो उसके लिए अगर यंग पेशेंट्स में हो रहा है, फीमेल्स में हो रहा है, तो हम यूरिन का एक कल्चर टेस्ट करवा के देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें दवाई देते हैं। आमतौर पे वो बहुत ईजिली ट्रीटेबल है। अगर उसे ध्यान ना दिया जाए तो लंबे समय में वो बहुत सारी बीमारियों का मतलब रूट हो सकता है, जैसे पत्थर बनना और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है।
इसलिए अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अधिक उम्र होने तक भी बच्चों में देखा जाता है कि वो बिस्तर को गीला करते हैं, इससे उनमें थोड़ा सा हीनता की भावना भी आती है और कहीं ना कहीं एक गार्जियन भी इससे परेशान होते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या हो और कैसे इसे बचा जाए? इस समस्या को नॉक्टर्नल यूरिनोसिस बोलते हैं। बच्चों में काफ़ी उम्र 5 साल के बाद भी बिस्तर पे पेशाब करना, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से इलाज हो जाता है और इसके बिहेवियरल थेरेपी है। पेशेंट को उसके लिए समझाया जाता है कि किस तरह से उसका ये किया जाए। आमतौर पे ये एक तो साइकोजेनिक, मतलब पेशेंट्स के बच्चों के दिमाग के मतलब सोच के कारण ऐसा होता है, तो उस सोच को बदलना और बिहेवियरल थेरेपी और मेडिसिन से इलाज इसका संभव है इस तरह से, और इसमें कोई ऑपरेशन के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना व्यस्ततम समय होते भी हमें समय दिया। और निश्चित रूप से जो दर्शक आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, मूत्र संबंधी और किडनी संबंधी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो आपने उपाय बताए हैं उनसे उनको जरूर फायदा होगा। और मैं चाहूँगा कि हमेशा जिला के ही नहीं, जिला से बाहर के भी जो भी पेशेंट, चूँकि आप डॉक्टर को भगवान समझा जाता है, तो आप जो भी पेशेंट इन समस्याओं से पीड़ित हों उनके बेहतर इलाज के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहेंगे, हमेशा लगे रहेंगे। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मैं केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन का फिर से थैंक्स करना चाहूँगा जो मुझे इस मंच पे बोलने की बोलने का मौका दिया। बोलने का एक बार ठीक रुक जा कहाँ से बोल ठीक है। थैंक यू। मैं डॉक्टर रोशन और केवी स्टूडियो का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना हमारे जिले के मशहूर मूत्र एवं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्माकर सिंह के उनके विचार। निश्चित रूप से ये विचार आपके और आपके तमाम सुनने वालों के लिए, जो भी उनके पेशेंट हैं उनके लिए लाभकारी होगा। ग्रामीण विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।